हेलो स्टूडेंट्स, रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे अब तक, और रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर के ही नेक्स्ट पार्ट नंबर 16 पे अब हम आ चुके हैं। बट मैंने जैसे कि पहले पिछले 5-6 दिनों में ऑलरेडी आपको कई बार ये बात बताई है कि अब जो हम पार्ट लेने वाले हैं वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ग्राफ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं या अब हम जो पार्ट डील करने वाले हैं ये एक्चुअली सिर्फ इस चैप्टर में नहीं बट आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आप ये समझें कि जब हम जेईई मेन या नीट की बात करते हैं तो आप ये समझ के चलें कि लगभग आप ये समझें 10% क्वेश्चंस, यानी लगभग जेईई मेन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, या नीट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन तक ग्राफ के आ सकते हैं। पर ये जो ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, लगभग ये जो सारे ग्राफ के क्वेश्चंस हैं इनके जो बेसिक्स हैं वो सेम है। यानी नेचर ऑफ ग्राफ, यानी अगर आपको देखा जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह के ग्राफ आपके सिलेबस में देखने मिल सकते हैं। तो एक तो स्ट्रेट लाइन मिल सकता है, पैराबोलिक मिल सकता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक मिल सकता है, एलिप्टिकल मिल सकता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके के कुछ ग्राफ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग इन नेचर ऑफ ग्राफ्स को पहले डील करेंगे पूरी तरह से, और सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस चीज़ को और ज़्यादा आगे ले जाएंगे। आई थिंक थोड़ा सा कलर जो है वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, ये कलर बेटर है, रेड वो ठीक है, चलो ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सारे के सारे ग्राफ्स को डील करेंगे, टाइप ऑफ ग्राफ्स को डील करेंगे और उसके अंदर सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो ग्राफ वाला सेक्शन है ये आपको सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन में काम नहीं देगा, ये आपको बहुत आगे आने वाले लगभग सारे चैप्टर्स में काम देगा। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखें कि ग्राफ इज इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक सिंपल बात है, मैंने कहा लगभग 10 से 10% क्वेश्चंस जो हैं आपको जेईई में भी मिलेंगे, नीट में भी मिलेंगे। इससे मेरी बात को समझें कि अगर आप सिर्फ ग्राफ अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स के बहुत सारे अलग अलग नेचर ग्राफ्स के समझ में आने लगेंगे, जिसके कारण आप उन्हें बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे और आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो लास्ट कुछ दिनों में हम लोगों ने 2-3 दिनों में 3 या 4 दिनों में हमने रेक्टिलिनियर मोशन के क्वेश्चंस नहीं डाले, लेक्चर्स नहीं डाले। बट उसका रीज़न यही रहा कि हम लोग 12th वाले जो हैं वीडियोज़ उसमें काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे। देखोगे अगर तुम तो हमारे चैनल पे एक चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, कंटिन्यूसली 11th और 12th के कंटिन्यूसली फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको रोज़ लगभग 3 से 4 वीडियोस मिल रहे हैं। तो रोज़ 3 से 4 वीडियो बनाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। और फिर अभी जो वेदर चल रहा है, कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कई जगहों पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस तरीके से हो क्या रहा है कि नेट जो है थोड़ा सा उतना इफेक्टिव नहीं चल रहा, और 3 से 4 वीडियोज़ रोज़ अपलोड कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लगभग एक ही वीडियो की जो लेंथ होती है लगभग वो 3 GB, 3.5 GB, 4 GB तक होती है। उसे अगर हम कॉम्प्रेस भी कर लें तो 4 GB, इसके हिसाब से 15 से 16 GB रोज़ अपलोड कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा वीडियोस दे सके पर डे, कोशिश तो पूरी है, बट लेट्स सी, है ना। आगे आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि और एफिशिएंसी हम उसकी बढ़ाएं। बट स्टिल मैं आपको बताऊं, हम लोग 2 फिज़िक्स के और 2 केमिस्ट्री के लगभग एवरेज में रोज़ वीडियोस डाल रहे हैं, जिसमें 2 फिज़िक्स में एक 11th और एक 12th होता है, वैसे ही 2 केमिस्ट्री में एक 11th और एक 12th होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर बहुत ज़्यादा वीडियोस पर डे डाल रहे हैं। और इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एक वीडियो की ही लेंथ 1 आवर प्लस होती है। तो 1 आवर प्लस यानी इतने बड़े बड़े वीडियोस बनाना, उसे अपलोड करना, एडिट करना इज़ इटसेल्फ अ बिग टास्क। लगभग पूरा दिन हमारा सिर्फ उसी में जाता है। ठीक है, बट स्टिल विल ट्राई। और कुछ पिछले दिनों में मैंने ये भी देखा था, 2-3 दिनों से जब से रेक्टिलिनियर मोशन का वीडियो नहीं आया, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जो कमेंट कर रहे थे कि ये कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो डेफिनेटली वी केयर फॉर यू ऑल, बट द प्रॉब्लम इज समटाइम्स देर आर सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमारे काम को रोक देती हैं। तो वही मैंने जैसे कहा, इंटरनेट एक प्रॉब्लम होती है, कभी कभी एडिटिंग एक पार्ट होती है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो डेफिनेटली टेंशन मत लो, हम आपको बहुत सारा सिलेबस बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे। और लगभग पूरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री आपको आने वाले 6 महीनों के अंदर, 6.5-7 महीनों के अंदर पूरा के पूरा इंटरनेट पे दे देंगे। ठीक है। और एक बात, ऑर्गेनाइज्ड देंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड देंगे। बट बी विथ अस, हमारे साथ रहें और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें इसे, है ना। सब्सक्रिप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे तो दैट इज़ अप्रिसिएशन फॉर अस,
जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उतना करें, ठीक है। तो ये हो गई चीज़ें। अब मैं ग्राफ पे आ जाता हूँ, ग्राफ को स्टार्ट करते हैं। तो आज से हमारा फिर यहाँ से अब हमारा अपना जो है लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे विद द ग्राफ्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी हैं ताकि हम अपना समय बचा सकें, ठीक है। तो अब यहाँ जो चीज़ें लिख रखी हैं इसको देख लें पहले तो आप इसको देख लेते हैं पहले तो, ठीक है ना। यहाँ जो चीज़ें हमने लिख रखी देखते हैं। द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ग्राफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना। फर्स्ट इज एनालिसिस एंड द सेकेंड इज स्केचिंग। एनालिसिस ऑफ ग्राफ क्या होता है और स्केचिंग क्या होता है। तो सबसे पहली बात आपको मैं एक बात समझाऊं कि एनालिसिस क्या होता है। अभी हमारा पूरा फोकस ना इस एनालिसिस पे चलेगा, किसी भी ग्राफ को एनालाइज करना, किसी भी ग्राफ को समझना। सबसे पहले ग्राफ के अंदर 2 एक्सिस होंगी, एकदम बेसिक से चलते हैं हम। सबसे पहले ग्राफ में 2 एक्सिस होंगी, 2 एक्सिस में 2 फिजिकल क्वांटिटीज बैठी होंगी। यानी अगर एक बहुत बेसिक ग्राफ की बात करें तो एक होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, और दूसरी एक्सिस पे हो जाएगा टाइम, एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। डिस्प्लेसमेंट का जनरली हम यूनिट यूज करते हैं मीटर, टाइम का यूनिट हम यूज करते हैं सेकेंड। तो अब एनालिसिस का मतलब ये है कि आपको ऑलरेडी कोई ग्राफ दिया रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल सम ग्राफ इज गिवन लाइक दिस, सम ग्राफ इज गिवन लाइक दिस, इट्स जस्ट अ रैंडम ग्राफ, आई हैव जस्ट ड्रॉन इट, जस्ट ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने, कुछ टेंशन नहीं ली, कैसे तो भी बना दिया। अब पॉइंट ये आता है कि ये ग्राफ आपको गिवन है। जब भी आपको कोई चीज़ गिवन होगी तो अब आपको सिर्फ इसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है भाई? एनालाइज करने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो छिपी हुई चीज़ें हैं, जो इसके अंदर हिडन बातें हैं, हिडन छुपी हुई बातें हैं, उसको निकालना है। यानी इस ग्राफ से हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है उसे ढूंढना, इसका मतलब होता है इसको एनालाइज करना। जैसे एनालिसिस के अंदर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 5 है, एंड सो ऑन। यहाँ पे ये कुछ तो भी 10 है, यहाँ पे ये कुछ तो भी -10 है। तो एनालिसिस का मतलब क्या हो गया पता है क्या? जैसे ये 2 है, 2 के ऊपर जाके आप देख सकते हो कि 10 मीटर, 2 पे सर बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो 10 मीटर है। जैसे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला ये पॉइंट दिख रहा है, ये वाला 3 है, मैंने लिखा था ऐसा, तो ये 3 पे दिखता है -10 है। यानी आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज पे, टाइम की अलग अलग वैल्यूज पे, डिस्प्लेसमेंट की कौन सी अलग अलग वैल्यूज हैं, आप इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, इसके बारे में आप बातें बता सकते हैं। पहली तो ये चीज़ हो गई सिंपल एनालिसिस। भाई दिखता है जो दिख रहा है इसकी सर इतने सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट, उतने सेकंड में उतना डिस्प्लेसमेंट, बहुत इजीली बता सकते हैं। तो बेसिक एनालिसिस तो ये हो गया कि हमने जो देखा वो बोल दिया। बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट थिंग? इसके अलावा क्या? इसके अलावा एनालिसिस में आपको एक और चीज़ बताता हूं मैं। जैसे अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे मैं बताता हूं कि इसके अलावा अब हम और क्या सोच सकते हैं इसमें। इसके अलावा जैसे मैं एक सिंपल चीज़ बोलूँ, जैसे यहाँ एक सिंपल बात बोल दूँ, देखो यहाँ पे अगर हमने एक सिंपल सी बात की, एक ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अपन एक ऐसी कुछ चीज़ें ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ऐसा कुछ बना देते हैं, ठीक है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट दैट इज इन मीटर वर्सेस टाइम दैट इज इन सेकेंड। ओके, लेट्स हैव सम पैरामीटर्स लाइक ये हो गया अपने पास 2 सेकेंड, ये हो गया अपने पास 4 सेकेंड, ये हो गया अपने पास 6 सेकेंड, ये हो गया 8 सेकेंड, यहाँ पे कहीं हो गया 10 सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ से थोड़ा इसको और अच्छा बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एक लेबलिंग कर दें, यहाँ से हम एक लेबलिंग कर दें, यहाँ नीचे भी एक एक्सिस होगी, ठीक है। इसको ऐसा ड्रॉ कर देते हैं हम, ठीक है ना, ये हो गई। अब यहाँ से भी लेबलिंग कर दें, फिर यहाँ से भी कुछ लेबलिंग कर दें इसको। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि इधर कुछ तो भी आ गया समझो 5 मीटर, इधर कुछ तो भी आ गया 10 मीटर, इधर कुछ तो भी आ गया -5 मीटर, ठीक है। तो अभी बेसिक एकदम बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या कह सकता है? बेसिक ऑब्जर्वेशन भाई ये कह सकता है कि ये जो ग्राफ है इसमें आप अगर 2 सेकंड का टाइम देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर मिलता है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है भाई -5 मीटर कब है? सो ये -5 मीटर है, यहाँ से आओगे तो 6 सेकंड का टाइम है, वहाँ मिल रहा है। फिर आपसे बोलेंगे सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा हमें 10 मीटर दिख रहा है, और वो कितने सेकंड में दिख रहा है? वो 10 सेकंड में दिख रहा है।
तो ये बेसिक एनालिसिस हो गया। यहाँ हमने अभी कुछ भी नहीं किया, जो दिखता है बस उसको बोला है। पर इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस वाले पॉइंट हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस वाले पॉइंट हैं। एक तो है ग्राफ का स्लोप और दूसरा है ग्राफ का एरिया। एक तो है ग्राफ का स्लोप और दूसरा है ग्राफ का एरिया। तो ग्राफ का स्लोप और एरिया, स्लोप शायद स्लोप दिख नहीं रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं कहीं और, ठीक है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज स्लोप। तो एक तो है चीज़ स्लोप और दूसरा है एरिया। अब इस बात पे ध्यान करना है, हमें इस बात पे ही पूरा फोकस करना है। एक्चुअली अब हमें ना ग्राफ के दो ही चीज़ों को बहुत डिटेल में सीखना है कि ये स्लोप क्या होता है और ये एरिया क्या होता है। स्लोप क्या होता है और एरिया क्या होता है, स्लोप क्या होता है और एरिया क्या होता है, बस इस पे ही हमें करना है, इसी पे हमें सारी की सारी बात करनी है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं स्लोप के लिए बात लिख देता हूँ कि व्हाट इज स्लोप। तो स्लोप मैं एकदम सादी सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल चीज़ लिख रहा हूँ। इट इज tan ऑफ एंगल मेड बाय लाइन with x axis. It is tan यानी वो ट्रिग्नोमेट्री वाला, tan of angle made by line with x axis, tan of any angle made by line with x axis। अब सिंपल चीज़ है, लो ये वाला हमारे पास एक ग्राफ है, ये कोई ग्राफ बनाया हमने और यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ ऐसी एक लाइन बना दी। इसका स्लोप पूछा गया आपसे, तो आपको सिर्फ क्या करना है, दिस इज थीटा, you need to take only tan theta, you need to take only tan theta। आपको सिर्फ क्या लेना है यहाँ से, tan of this angle made by line with x axis, this is x axis, this is y axis, you all know this very well। आपको सिर्फ इसका tan लेना है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको ये भी पता है कि tan होता क्या, tan theta is nothing but opposite upon adjacent। तो opposite upon adjacent यानी आप देख सकते हो अपोजिट वाली साइड, अपोजिट वाली साइड, अपोजिट वाली साइड, अपोजिट वाली साइड, अगर आप देख सकते हो तो इसको अपोजिट वाली साइड, ये है अपोजिट वाली साइड, ये है एडजेसेंट वाली साइड। अपोजिट में y मिलेगा इसलिए मैं इसको डेल्टा y लिख दूं, एडजेसेंट में x मिलेगा इसलिए इसको डेल्टा x लिख दूं, यानी दिस इज चेंज इन y, दिस इज चेंज इन x। डेल्टा इज नथिंग बट अ चेंज। कोई ऐसे टेंशन में आ गए, सर डेल्टा ये क्या लिखा है, ट्राइंगल, ट्राइंगल, इट इज नॉट ट्राइंगल, इट इज जस्ट डेल्टा, दैट इज चेंज, लार्ज चेंज। स्मॉल चेंज का मतलब d, लार्ज चेंज का मतलब डेल्टा। तो यहाँ हम dx भी लिख सकते हैं छोटे चेंज के लिए और dy भी लिख सकते हैं, बड़े चेंज के लिए डेल्टा x लिख सकते हैं या डेल्टा y लिख सकते हैं। सो tan थीटा इज बेसिकली व्हाट इट इज, डेल्टा y बाई डेल्टा x। ये है बेसिक डेफिनेशन, ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्लोप। स्लोप is nothing but tan of the angle, tan of the angle that is tan of theta, that is delta y by delta x। डोंट वरी, अभी इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अंदर जाने वाले हैं, डोंट वरी, इसके अंदर बहुत कुछ है। अभी सिर्फ ये सोचो कि किसी ग्राफ में एक तो जो सामने दिख रहा है उसको हमने देख ही लिया, फिर दूसरी दो चीज़ें जो ऑब्जर्व करनी है, दैट इज व्हाट, दैट इज स्लोप एंड दैट इज एरिया। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है, एक तो स्लोप और दूसरा एरिया। स्लोप एरिया, स्लोप एरिया दिमाग में बैठा लो। कोई भी ग्राफ दिया हो ना, सबसे पहले कोशिश करो कि उसका स्लोप क्या देता है, दूसरी चीज कोशिश करो कि उसका एरिया क्या देता है। स्लोप क्या देता है, एरिया क्या देता है, स्लोप क्या देता है, एरिया क्या देता है। अगर आप इतना जानना सीख जाओ तो आपको एक बात बता दूं कि लगभग ग्राफ के पूरे क्वेश्चन आप बना लोगे। पर सर पहले ये तो बताओ कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप जो होता है वो तो मैंने बेसिक चीज़ तो लिख दी है। Slope is just nothing but tan theta and that tan theta is nothing but the change in y with respect to change in x। जब छोटा चेंज आएगा dy और जब छोटा चेंज आएगा dx, तब हम यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख लेते हैं। तब हम यहाँ tan थीटा को लिख सकते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x, और जब हम बहुत छोटे चेंज के साथ डील कर रहे होंगे तो हम उसको लिख सकते हैं dy बाय dx। कभी कभी कोई ये चीज़ पूछ सकता है, सर ये डेल्टा y और डेल्टा x तो बड़े बड़े चेंज हैं, dy तो बहुत छोटा चेंज है, पर क्या डेल्टा y और dy हमेशा सेम रहेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी तो सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन के लिए मैं ये कह सकता हूँ, वो सिर्फ वो स्ट्रेट लाइन के लिए मैं कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ?
क्योंकि अगर आप स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट को उठाओ, ये पॉइंट को उठा लो, ये पॉइंट को उठा लो, ये पॉइंट को उठा लो, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बनाओ, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बनाओ, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बनाओ, आपको दिखेगा कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ऑल आर एंगल थीटास, ऑल आर थीटा। तो अगर आप इस लाइन के किसी पॉइंट के ऊपर भी स्लोप को ऑब्जर्व करोगे, पॉइंट देखना, हाँ जरा पॉइंट ये हो गया, तो पॉइंट का कुछ तो dy होगा और कुछ तो dx होगा। तो ये वाला देखना है ना, ये वाला हो जाएगा कुछ dx, ये वाला हो जाएगा कुछ dx, ये वाला हो जाएगा कुछ dy। इतना छोटा है कि दिख भी नहीं रहा होगा वो, और जानबूझ के इतना छोटा ही बनाया मैंने क्योंकि वो पॉइंट है ना। सोचो ना, जस्ट इमेजिन देयर इज अ पॉइंट एंड you are just focusing on the slope of line at this point. What you are focusing? Slope of line at this point. तो इसका जो y होगा वो भी बहुत छोटा होगा, निग्लिजिबल सा, और जो x होगा वो भी बहुत छोटा होगा, निग्लिजिबल सा। तो y और x जब बहुत छोटे होंगे तो उनका dy और उनका dx भी बहुत छोटा होगा, पर ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसके हर पॉइंट पे वो dy dx सेम ही होंगे, और इसके हर लाइन पे dy dx सेम है, इसलिए डेल्टा बाय डेल्टा x का रेशो भी उतना ही आएगा जितना dy बाय dx का आएगा। बट इट इज फॉर स्ट्रेट लाइन ओनली, इट इज फॉर स्ट्रेट लाइन ओनली, इट इज फॉर स्ट्रेट लाइन ओनली। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात आती है सामने। इसका मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे स्लोप सेम है? हाँ, वही तो कहना चाह रहा हूं मैं, यही तो कहना चाह रहा हूं मैं कि स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे स्लोप सेम है। हाँ, यही कहना है मुझे, स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे स्लोप सेम है, बिल्कुल यही कहना है मुझे, तो वही कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। खैर डोंट वरी, अभी के लिए तो पॉइंट ये है कि भाई इस फ्रेम में आपको सिर्फ एक बात समझनी है कि जो स्लोप है दैट इज tan ऑफ थीटा। थीटा इज व्हाट? वो एंगल है जिस पॉइंट पे हमने स्लोप निकालना है उस पर एक लाइन बनाओ, वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है, वो एंगल का tan ले लो, वो tan ऑफ थीटा उस लाइन का स्लोप है। पर क्या हम हमेशा लाइन का स्लोप निकालते हैं? नहीं, आगे बहुत डिटेल में जाएंगे, अभी के लिए इतना समझ लो, आगे बताऊंगा क्या होता है, अगली स्लाइड्स में समझ में आएगा, ठीक है। तो इस स्लाइड के लिए इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखता है यहाँ पे, शायद थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लूँ तो अच्छा दिखे, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ ना स्लोप पे ही बात हो रही है सिर्फ, अब बहुत सारी बातें हो रही है सिर्फ और सिर्फ स्लोप पे। ये सारा स्लोप के बारे में बात बताता है, इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे अब हम लोग। इसको ऑब्जर्व कैसे करें? तो देखो, इसको ऑब्जर्व कैसे करें, इसको समझते हैं हम लोग, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ये क्या चीज़ होती है, स्लोप जो है ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इसको समझते हैं पहले तो हम, ठीक है ना। इसको देखने की कोशिश करते हैं, इसको इस तरफ ले आता हूँ मैं ताकि ये थोड़ा और बड़ा हो सके, ठीक है। देखो ये आ गया अपने पास, फ्रेम में आ गया सारा। नहीं, वो नाम ना भी दिखे तो चलता है ना, स्लोप तो पता ही है बच्चों को, स्लोप के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे ना ये स्लोप की बात होगी, स्लोप के ही बारे में सब कुछ बातें होगी। सबसे पहली चीज़ इट इज़ tan थीटा, ये आपको दिख रहा होगा tan थीटा। अच्छा, इसको ऐसे अल्फ़ाबेट m से भी, छोटे m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्लोप को कहीं लिखा जाता है तो m इक्वल टू tan थीटा ऐसा लिखा जाता है। स्लोप इज m थीटा, m इक्वल्स टू tan थीटा। आप सब ने अब तक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन शायद सुनी होगी या देखी होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो इक्वेशन आप देखते हैं इसके अंदर जो m होता है वही स्लोप होता है, वही स्लोप होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन। दिस इज m, दिस इज नथिंग बट स्लोप, दिस इज नथिंग बट tan थीटा। अब यहाँ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे जब थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और 180 से छोटा है, थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और 180 से छोटा है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको रिलेट करके बताता हूँ कि भाई tan थीटा की वैल्यू 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में, tan थीटा की वैल्यू 0 से लेके, यहाँ देखो क्या लिखा है, थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट इट इज लेस देन 180 डिग्री। अच्छा, इसमें इक्वल टू नहीं लगाया, यानी थीटा 0 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। 180 नहीं चलेगा और 0 भी नहीं चलेगा।
तो जब इस तरीके से थीटा की वैल्यू हो जो 0 से 180 के बीच में हो, तो हमेशा tan थीटा एंड tan थीटा जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, हमेशा tan थीटा कैसा होगा, देखो ये वाला दिख रहा है। अब ये जो थीटा tan थीटा है, इसके बारे में समझाना है, इसके बारे में समझाने के लिए कुछ बातें हमें समझनी है, कुछ बातें हमें समझनी है। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे हम अब tan थीटा की वैल्यू को लेंगे, अलग अलग वैल्यूज को लेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे। अब ये अलग अलग वैल्यू को लेके ऑब्जर्व करने का मतलब क्या, जैसे देखो थीटा इफ इट इज ऐसा लिख लूँ मैं, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, हम ये पूरी वैल्यूज को लेंगे, पर इसको भी हमें थोड़ा पार्ट्स में देखना पड़ेगा, क्योंकि थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में जब रहे, 0 से 90 के बीच में जब रहे, तो एग्जैक्टली जो स्लोप होता है, यानी tan थीटा की जो वैल्यू होती है, इफ थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90 देन tan थीटा विल बी पॉजिटिव, थोड़ा समझो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई लाइन ऐसी बना लें, यानी ये ऐसी बना ले, सबसे छोटे एंगल वाली, फिर एंगल बढ़ाएं, एंगल बढ़ाएं, एंगल बढ़ाएं, एंगल बढ़ाएं, एंगल बढ़ाएं, 90 नहीं करना है बस आपको, 0 नहीं करना और 90 नहीं करना। इन सारे के सारी लाइंस के लिए tan थीटा की जो वैल्यू है इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है बस। यानी स्लोप किसी भी लाइन का जिसका एंगल एक्स एक्सिस से, किसी भी लाइन का जिसका एंगल एक्स एक्सिस से 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो वहां स्लोप हमेशा सिर्फ और सिर्फ कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अभी के लिए कितना रहेगा वो नहीं निकाल रहे, सिर्फ इतना एक अंदाजा लगा के रख रहे हैं, 0 से बड़ा 90 से छोटा कोई भी एंगल लो, उससे tan थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। आपने 10 तक एटलीस्ट 0 से 90 डिग्री तक के वैल्यूज के लिए टेबल बना रखा है, उस टेबल को देखना, वहां दिख जाएगा कि tan थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होगी। मैं 0 और 90 नहीं बोल रहा हूं, 0 से 90 के बीच में बोल रहा हूं। तो हमेशा tan थीटा की वैल्यू आपको दिखेगी, दैट इज पॉजिटिव, दिमाग में भरो, 0 से 90 के बीच में tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। सर एग्जैक्टली 0 रहे तो क्या रहे, 0 रहे तो क्या रहे, उस पर भी बात करेंगे, 90 रहे तो क्या रहे वो भी बात करेंगे, ठीक है, सब बातें करेंगे। तो अब अगर यहां थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 है, ग्रेटर देन 90 है बट लेस देन 180 है, ग्रेटर देन 90 है लेस देन 180 है, 90 और 180 के बीच में है, 90 और 180 के बीच में, यानी कैसा, तो देखो 90 नहीं चाहिए, 90 से थोड़ा बड़ा चाहिए और बड़ा चाहिए और बड़ा चाहिए, पर 180 भी नहीं चाहिए, यानी 90 से 180 के बीच में चाहिए, 90 भी नहीं चाहिए, 180 भी नहीं चाहिए, 90 भी नहीं चाहिए, 180 भी नहीं चाहिए। तो हमेशा जब इस कंडीशन को हम देखेंगे, यानी जब भी कभी एंगल 90 से बड़ा होगा पर 180 से छोटा होगा, तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव होगी। पहले इन दो बातों को दिमाग में भर लो, tan थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, तो tan थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में, तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, अगर थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में, तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव। ये बातें दिमाग में रख लेंगे। इसके बाद एग्जैक्टली 0 पे क्या होगा, एग्जैक्टली 0, अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो tan ऑफ 0। अच्छा एक और बात है, आप चाहो ना तो यहां से एक बात और समझ सकते हो कि tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा बाई cos थीटा, ये भी तो एक रिलेशन है आपके पास। अगर कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है कि सर ये क्यों पॉजिटिव, ये क्यों नेगेटिव, ऐसा क्यों है, तो कभी कभी अगर इस दिक्कत को ओवरकम करना है तो बड़ा सिंपल भी है। एक्चुअली मैंने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें बताई थी, इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी जिसको हम लोग कास्ट रूल भी कहते हैं, जिसको या फिर हम साइन कॉस की साइकिल भी कहते हैं। आपको मैं एक सिंपल कास्ट रूल बता देता हूँ, एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ जिससे आपको हमेशा याद रखने में आसानी होगी कि ये कैसे है। तो ये कास्ट रूल CAS और T, एक्चुअली ये चारों क्वाड्रेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अगर देखोगे तो आप जानते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो A का मतलब होता है ऑल, S का मतलब होता है साइन या साइन से रिलेटेड है कोसेक, T का मतलब है tan और tan के साथ कौन रिलेटेड है, कॉट, और C का मतलब है कॉस और उसके साथ है सेक। ऑल का मतलब यहाँ सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं और यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब इन क्वाड्रेंट्स में जैसे 0 से 90 के बीच में सारे पॉजिटिव हैं, 0 से 90 के बीच में सारे पॉजिटिव हैं, यानी
6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक 6 के 6 यहां पॉजिटिव है। 90 से 180 जाते हो तो सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, वहां साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी 4 निगेटिव है। बाकी 4 कौन बचे? साइन और कोसेक को छोड़ दो, कॉस, टेन, कॉट और सेक। कॉस, टेन, कॉट, सेक ये सब यहां नेगेटिव है, सॉरी। इसका मतलब सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब यहां नेगेटिव। तो यही दिख रहा है, देखो टेन 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 आ रहा है, ये वाला रीजन, यही वाला रीजन। यहां सिर्फ कौन पॉजिटिव हो सकता है? साइन और कोसेक। वहां पे जाते ही टेन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। यहां पे सब पॉजिटिव होते हैं, यानी यहां टेन भी पॉजिटिव है, ये देख रहे हैं हम लोग, टेन तो पॉजिटिव है। वैसे तो तुम्हें अभी स्लोप के लिए 2 ही की वैल्यू की जरूरत है, एक तो ये वाली फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, बस, बाकी की जरूरत ही नहीं। बट स्टिल इसको बता के रखो तो आपको पता रहेगा हमेशा कि कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, कहां पे। कास्ट रूल ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है भी थीटा 0 है तो सर क्या करें? थीटा 0 का मतलब कैसा दिखता, कैसा है ये थीटा 0? लो, थीटा 0 ऐसा दिखता है, ये कैसा लाइन है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई थीटा यानी कौन सा एंगल है? इट इज द एंगल ऑफ दैट लाइन विथ एक्स एक्सिस। तो थीटा 0 कब होगा? तब होगा जब एक्स एक्सिस से लाइन कैसी हो जाएगी? पैरेलल। जब भी कभी ऐसी पैरेलल लाइन का स्लोप देखना चाहोगे तो थीटा हो गया 0, tan 0 हो जाएगा 0, तो स्लोप हो जाएगा 0, यानी m की वैल्यू आ गई 0। बस इतना ध्यान रखो भाई, बाकी कुछ भी नई चीज नहीं है। 0 से 90 के बीच tan थीटा पॉजिटिव, 90 से 180 के बीच tan थीटा नेगेटिव, एग्जैक्टली 0 पे tan थीटा जो है वो 0, यानी पैरेलल लाइन बनेगी। और 90 डिग्री हो तो क्या हो सर? 90 डिग्री हो तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गई लाइन। यहाँ पे इसका थीटा 90 हो गया। जैसे ये वाली केस आ गया, ये केस आती है tan ऑफ 90 हो गया, tan 90 हो गया, तो ये आ गया इन्फिनिटी। एक्चुअली नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, ध्यान रखेंगे, इट इज नॉट डिफाइंड। tan 90 इज नॉट डिफाइंड। आपके टेबल में 10th स्टैंडर्ड में आपको जो टेबल बनवाया गया होगा ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें ये वाली चीज आई भी होगी, नॉट डिफाइंड नाम से आई होगी, हम उसको अब इन्फिनिटी बोलते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं। तो आपको मैंने सारी तरह के स्लोप जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो बता दिए। कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है भाई? हाँ, कौन कौन सी पॉसिबल। अच्छा, एक चीज़ है, tan 0 या 180, मैं इसको थीटा 0 और 180 भी बोल देता हूँ, ठीक है। तो tan 0 की वैल्यू भी 0 होगी और 180 की वैल्यू भी 0 ही होगी, ठीक है। कहाँ की वो? हाँ नहीं, सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ ये, ठीक है। 0 के लिए भी आपको स्लोप 0 मिलेगा, 180 के लिए भी 0 मिलेगा, ठीक है। 90 के लिए नॉट डिफाइंड मिलेगा, ठीक है। तो इन बातों को समझें अच्छे से, बहुत बढ़िया समझ में आएगी चीज़ें। बस ये 4 बातें समझ लें। एक तो 0 से 90 के बीच स्लोप पॉजिटिव, 90 से 180 के बीच स्लोप नेगेटिव, 0 पे और 180 पे स्लोप 0 और 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड। खत्म कहानी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसका कंक्लूजन ये है। अब सर जो आपने बोला 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव है, निकाले कैसे? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, देखो। यहाँ दिख रहा है आपको 60 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री, tan 60 डिग्री सबको पता है, टेबल में लिख के √3 होता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री का स्लोप, यानी इस लाइन का स्लोप जो है वो √3 आ गया, सीधी सीधी बात है। यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ देख रहे हो आप, क्या दिख रही है? यहाँ 135 डिग्री, यहाँ 135 डिग्री। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऐसा देखोगे तो 135 डिग्री दिख रहा है, और उधर से 45 डिग्री दिख रहा है। तो सर इसका स्लोप के लिए एंगल कौन सा लेना है? तो आप कोई नहीं है, tan ऑफ 135 ले लो। देखो एक बात, एक इंपॉर्टेंट बात बताना पड़ेगा यहाँ। एंगल को मेजर कैसा करते हो डिपेंड करता है। अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल होता है पॉजिटिव। पर अगर आप उसी एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करने की कोशिश करोगे ऐसा, तो वो होगा निगेटिव। तो इसलिए कहां से मेजर कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपने 135 मेजर किया, यानी आपने एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाके मेजर किया, देखो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाके मेजर किया तो आपको मिला 135, और tan 135 की वैल्यू होती है -1045। -1045 यानी खुद हो गया, 1045 होता है 1, तो -1 हो गया। इसके लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जाना पड़ेगा, पर अभी फिलहाल हमारा मोटिव ग्राफ को सीखना है, तो मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। हालांकि ये tan ऑफ 135 जो है -1045 क्यों आता है, तो उसका रीजन भी ये कास्ट रूल पे छुपा हुआ है, क्योंकि tan ऑफ 135 देखो ये इसके किसके साइन और कोसेक के एरिया में चला गया है, तो इसलिए वहां जाके tan कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो हमें क्या लिखना पड़ता है, मैं एक ही सिर्फ छोटी सी चीज बता देता हूँ, कहीं छोटी सी चीज बता देता हूँ। देखो
tan ऑफ 135 को आप लिख सकते हो tan ऑफ 90 प्लस 45, ये आप लिख सकते हो। पर जबकि tan किसके एरिया में चले गया है, साइन और कोसेक के, इसलिए वहां साइन लग जाएगा उस पर निगेटिव, क्योंकि वहां सिर्फ साइन और कोसेक को पॉजिटिव रहने की आजादी है, बाकी सब वहां निगेटिव होने चाहिए। इसका मतलब यहां आ जाएगा माइनस साइन। जैसे यहां आ जाएगा माइनस साइन, तो माइनस ऑफ tan ऑफ 45 90 के साथ, ठीक है, जब भी 90 के साथ होगा तो वहां पे लगेगा एक दूसरा रूल और, जिसमें हम tan का लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो यानी हो जाएगा माइनस ऑफ cot 45। cot 45 की वैल्यू अगर देखेंगे तो भी वो आपको मिल जाएगी उतनी ही, tan 45 के बराबर, दैट इज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं या आप वैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें यहाँ कॉट क्यों आया सर, यहाँ tan क्यों आया, मैं उसको भी समझा सकता हूँ, डोंट वरी। इसी चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, tan ऑफ 180 माइनस 45, इसी को मैं tan ऑफ 180 माइनस 45 लिखूँ तो भी 135 आएगा। पर जब यहाँ 180 आता है तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती, आपको सेम फंक्शन रिपीट करना होता है, यानी माइनस ऑफ tan 45। ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, पर ये यहाँ से देखो, यहाँ से ये चीज़ आ गई, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। लेटर ऑन हम फिर से कभी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे, बट इस पे जाना नहीं चाहता। इस तरीके से हम स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत सारी बातें हैं, 4 ही बातें इंपॉर्टेंट है इस बार यहाँ इस स्लाइड के अंदर। 0 से 90 के बीच में tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, 90 से 180 के बीच में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव, यानी स्लोप नेगेटिव, 90 पे नॉट डिफाइंड स्लोप, 0 या 180 पे 0, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे बस, दैट्स इट। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलो, तो अब यहाँ देखोगे अगर, तो इसको जनरलाइज करके बताया गया है। जनरलाइज करके ऐसा बताया गया है कि भाई ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे tan थीटा जो है दैट इज़ y, मैंने बताया था ना, जैसे अपोजिट वाला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वाला, तो ये जो tan थीटा है यहाँ इसको जनरलाइज करके बताया गया है। बड़ा सिंपल है ये, कि भाई ये अपोजिट वाला साइड और ये एडजेसेंट वाला साइड, तो अपोजिट इज h, एडजेसेंट इज b, सो tan थीटा इज नथिंग बट h बाई b, है ना, h बाई b, एंड बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो हर ही जगह वो रेशो h बाई बी ही होगा, हर जगह हर पॉइंट पे होगा। यानी अगर आप ऐसा सोचो, तो मैं इसको ऐसा बनाऊं, मैंने अभी बनाया भी था, तो मैं अगर ये छोटा पार्ट ले लूं, ये छोटा पार्ट ले लूं, ये छोटा पार्ट ले लूं, सो यहाँ ये h के छोटे छोटे पार्ट्स, यानी मैं इसको कह सकता हूँ छोटा पार्ट ऑफ h यानी dh, और छोटा पार्ट ऑफ b यानी db, फिर छोटा पार्ट ऑफ h यानी dh, छोटा पार्ट ऑफ b यानी db, छोटा पार्ट ऑफ h यानी dh, छोटा पार्ट ऑफ b यानी db। इस लाइन के किसी भी छोटे पार्ट पे अगर मैं tan थीटा लिखना चाहूंगा तो इट विल बी dh बाई db, एंड दैट इज नथिंग बट h बाई b, यही होगा। यानी एक स्ट्रेट लाइन पे स्लोप हमेशा सेम होता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात लिख सकते हैं अपन, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ a straight line is same at every point. Slope of a straight line is same at every point. हर पॉइंट पे जो स्लोप है वो सेम है। सुनो मेरी एक बात समझना, ये जो मैं तुम्हें इतना बड़ा दिखा रहा हूँ ना, इसको एक पॉइंट ही मानना। दिस इज जस्ट नथिंग बट अ पॉइंट, दिस इज जस्ट एज गुड एज अ पॉइंट, ठीक है, ये एक पॉइंट ही है। अब पॉइंट बनाता तो दिखता नहीं ना, मान लो ये पॉइंट ही बनाया मैंने, यानी पॉइंट पे भी स्लोप लोगे तो दैट इज dh बाई db, या इन जनरल दिस dh बाई db इज नथिंग बट dy बाई dx, दिस इज नथिंग बट स्लोप इन जनरल it is a slope, and if you write it as dy by dx, it represent a slope of a point, slope at a point, it represent a slope at a point। ये एक पॉइंट पे स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पॉइंट पे। देखना, अब हम यहां से ना एक नई जगह जा रहे हैं। सर पॉइंट पे डिफाइन क्यों कर रहे हो, नई जगह जा रहे हैं क्यों? सर स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट को लेते सेम आता,
स्ट्रेट लाइन का पूरा की पूरा बड़ा, यानी हमें स्लोप लेना था तो हमने इसको डिफाइन किया भाई, एच को डिफाइन किया, बी को डिफाइन किया, तो ये वाला हमें स्लोप मिला. बट द नेक्स्ट टास्क इज व्हाट इफ यू विल हैव अ ग्राफ लाइक दिस. इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. विल यू गेट द स्लोप एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ टू बी सेम? अब इस ग्राफ के हर पॉइंट पे क्या स्लोप सेम मिलेगा? यहां तो सर dh by db is same everywhere, but how you'll define a slope of this part? How you'll define a slope of this graph? How you'll define a slope of this curve? That is the biggest question. अब भाई इस कर्व के स्लोप को कैसे? ठीक है सर, एक छोटा पॉइंट लेते इधर, वही काम करते जैसे आपने बताया था. एक छोटा पॉइंट ले लेते हैं, ये एक छोटा पॉइंट है हमारे लिए. इस छोटे पॉइंट का देखेंगे तो dy आ गया, dx आ गया, तो इसको लेके यहां x एक्सेस से जोड़ा. सो दिस इज सम थीटा. सिमिलरली फिर सर यहां एक और पॉइंट लिया, फिर यहां इसको x एक्सेस से जोड़ा, फिर ये वाला एक और थीटा लिया. क्या मैं दोनों को थीटा बोल सकता हूं? सोचो जरा. कैन यू थिंक दैट बोथ द एंगल्स आर इक्वल? आर दे इक्वल? दे आर नॉट. So this is some theta 1 and this is some theta 2. As if they are different, you can say that for a curved graph, slope at every point is different. Slope at every point is not same, irrespective of the straight line. जैसे straight line के अंदर हर point पे सर dh by db same था. Can you say that dy by dx is same at every point on the curved graph? No. So that is the reason we need to define slope of a point, because on a curved graph slope at every point is changing. On a curved graph slope at every point is changing. Here we have an important thing to discuss, that slope at every point is changing. Slope at every point is changing for this graph. बस अब यहां से हमें dy by dx की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, क्योंकि अब यहां हर पॉइंट पर dy by dx की वैल्यू डिफरेंट होगी. यहां हर पॉइंट पर dy by dx अलग अलग वैल्यूज देगा. अब इसके डिटेल में उतरेंगे. अब तक हमने स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा, स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे स्लोप सेम होता है, ये पढ़ा, ये वाला इंपॉर्टेंट बात पढ़ी हमने. अब हमने देखा कि कर्व बनाए तो क्या हो, तो इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट पे स्लोप डिफाइन करना शुरू किया. अब हम उस पॉइंट पे जो हमने स्लोप डिफाइन किया है, उस पॉइंट के स्लोप के मदद से कर्व्ड ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे, और हम स्लोप के बहुत डिटेल्ड एनालिसिस पे जाएंगे. इतना ज़बरदस्त स्लोप हम पढ़ेंगे कि हमें समझ में आ जाएगा एक्चुअली ग्राफ के एनालिसिस के अंदर स्लोप का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. देखो, वेयर वी हैव स्टार्टेड विद द एनालिसिस ऑफ ग्राफ, एंड एनालिसिस ऑफ ग्राफ विल हैव टू थिंग्स. वन इज थ्री थिंग्स एक्चुअली. वन इज सिंपल ऑब्जर्वेशन, कितने x की वैल्यू पे कितना y है, कितने x की वैल्यू पे कितना y है. इट इज सिंपल ऑब्जर्वेशन. सेकेंड वन इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ एट डिफरेंट पॉइंट्स, एंड द थर्ड थिंग इज द एरिया ऑफ द ग्राफ. थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू एनालाइज एनी ग्राफ. इनफैक्ट आई कैन से 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. एक और एस्पेक्ट मैं जोड़ देता हूं. पहला एस्पेक्ट क्या होना चाहिए? पहला एस्पेक्ट होना चाहिए किसी भी ग्राफ के x एक्सिस और y एक्सिस पे बैठी हुई फिजिकल क्वांटिटीज को ऑब्जर्व करो, कौन है भाई. दूसरा एस्पेक्ट होना चाहिए कि कितना x में बैठी हुई फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है तो कितना y में चेंज होती है, कितने इसके x के चेंज के साथ कितना y का चेंज है, ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया. तीसरा एस्पेक्ट उसका दोनों x और y की फिजिकल क्वांटिटी के चेंज का रेट यानी क्या, चेंज का रेट यानी ये कि ये y में बैठी है फिजिकल क्वांटिटी है, ये x में बैठी है, तो इसका चेंज का रेट यानी dy विथ dx, कितना y की क्वांटिटी चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू x. इट इज नथिंग बट द स्लोप. दिस इज द थर्ड एस्पेक्ट. Rate of change of physical quantity on y with respect to rate of change of physical quantity on x, this will give you nothing but the slope.
दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। इसको देखेंगे, ये तीसरा एस्पेक्ट। और चौथा एस्पेक्ट उसके अंदर उस ग्राफ के अंदर आने वाला एरिया, चार बातों को सीख जाओ। इसमें से अभी हम तीसरे पॉइंट पे हैं जो कि है स्लोप की बात की थी। स्लोप की वैल्यूज 0 से 180 के बीच में क्या होगी सब बता दिया गया। स्लोप स्ट्रेट लाइन का हर पॉइंट पे सेम होगा, हर पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालोगे सेम होगा, पर अगर कर्व होगा तो उसके हर पॉइंट पे स्लोप सेम नहीं होगा। हर पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो एक पॉइंट पे लाइन बनानी पड़ेगी। अच्छा, इसका एक नाम भी तो सुना है हमने, जो पॉइंट से काट किसी कर्व को किसी पॉइंट पे कट करके जाने वाली लाइन को क्या कहते हैं भाई? किसी कर्व को, लेट अस से दिस इज अ कर्व, एक पॉइंट पे ऐसा कट करके जा रही है लाइन, व्हाट यू कॉल दिस लाइन? क्या बना रहे हम ये? दिस इज नथिंग बट दी tangent. So whenever you need to find out the slope of any curved graph, किसी कर्व वाले ग्राफ का स्लोप निकालना है किसी पॉइंट पर, तो सिर्फ उस पॉइंट पे क्या करो, टेंजेंट बनाओ और वो टेंजेंट को ले जाके एक्स एक्सिस से जोड़ दो, और वो टेंजेंट का एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा उसका टैन ही उस पॉइंट पे उस कर्व ग्राफ का स्लोप होगा। Simple thing. So let's move for the next thing. I think this is very much clear to you all. The next part is okay. कुछ बहुत सिंपल चीज़ें दी हुई हैं, मैं कुछ बातें बता दूं। यहाँ कुछ नहीं, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है, y = 3x + 3। अब आपको पूछा जाए कि भाई y = 3x + 3, तो y = mx + c, ये अपने पास जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होती है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हो तो आप तुरंत ही बता दोगे कि m की वैल्यू भी 3 है और c की वैल्यू भी 3 है, और m यानी ही क्या होता है, स्लोप होता है, और यही स्लोप यानी इसका dy/dx है। ये तो आप सीधे बोल सकते हो, पर एक और तरीका है इसको निकालने का। एक और तरीका क्या है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यू जस्ट डिफरेंशिएट, क्योंकि dy/dx निकालने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑलरेडी पढ़ चुके हम। डिफरेंशिएट कर दो y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दिया आपने, तो ये बना dy/dx = ddx ऑफ, वो आ गया आपके पास 3x + 3, इसको डिफरेंशिएट किया आपने तो dy/dx यानी ddx ऑफ 3x बना 3 और 3 का बना 0, तो dy/dx की वैल्यू आ गई 3। दिस इज नथिंग बट दी स्लोप। लो, वही तो आ गया। पर सर क्यों किया ऐसा डिफरेंशिएट जब ये आ ही गया था? भाई देखो, स्ट्रेट लाइन के लिए, सिंपल इक्वेशन के लिए तो आसान था, पर अगला ही देखो क्या दिया है, y = x²। अब आप इसको किससे कंपेयर करोगे भाई, x² आ गया ना। यहाँ ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c के फॉर्म की, और इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो पैराबोलिक नेचर का होता है, ये आपने पढ़ रखा है। तो यानी y = x², ये भी तो पैराबोला ही का फॉर्म हो गया, ये भी पैराबोला का फॉर्म हो गया। इसका मतलब इसका कुछ ग्राफ ऐसा होगा। अगर इसका कुछ ग्राफ ऐसा है, इसका तो y = mx + c ऐसा कुछ है। मैंने जस्ट एक जनरल ग्राफ बनाया, कोई मिसइंटरप्रेट ना करे सर ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। हाँ, ऐसा होना चाहिए क्योंकि इंटरसेप्ट c पॉजिटिव है ना 3, उसके हिसाब से ऐसा होना। उसकी डिटेल में नहीं जा रहे अभी हम, उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, फिर बोल रहा हूँ। तो ये तो बड़ा सिंपल था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ था सर, कोई दिक्कत नहीं थी। व्हाट अबाउट दिस? नाउ दिस इज y = x² वाला ग्राफ। नाउ हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप। अब भी बता रहे थे सर, कर्व के हर पॉइंट पे बराबर, हर पॉइंट पे जो है वो स्लोप बार बार चेंज होता है। आप देख लो यार, यहाँ पे देख लो ना, अपन ऑब्जर्व करते हैं। चलो लेट्स ट्राई समथिंग। मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स पे ड्रॉ करता हूँ इसको, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई टू ड्रॉ द स्लोप ऑन दिस पॉइंट। सो हाउ इट विल लुक लाइक दिस। ओके, डॉटेड लाइन होने के कारण ऐसा, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इधर ड्रॉ करता हूँ। तो इधर ड्रॉ करते समय पे ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो, यू कैन ऑब्जर्व दिस इज
1 थीटा एंड दिस इज अनदर, ये ऐसे जुड़ जाएगी, डॉटेड लाइन है ना इसलिए ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, तो ये ऐसा है. सो दिस इज सम थीटा 1, दिस इज सम थीटा 2. नाउ यू कैन सी द वैल्यू ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2. आपको दिख रहा है थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, आपको ये दिख रहा होगा, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2. यू कैन सी ये थीटा चेंज होता जा रहा है. फाइनली अगर मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाऊं, ऐसी बनाऊं, अगर आपको दिख रही है एक्स एक्सिस से पैरेलल आ गई, तो यहाँ पे जो मैं थीटा 3 बोलूंगा दैट विल बी 0. तो थीटा 1 वॉज ग्रेटर देन थीटा 2, थीटा 2 छोटा हुआ और थीटा 3 जो है वो 0 ही हो गया. फिर इधर जाएंगे तो देखो ऐसा आ जाएगा, नेगेटिव एंगल्स आ जाएंगे. तो इसका मतलब क्या कहते हैं हम, कि हर पॉइंट पे देखो, ये वाला एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट, यू कैन सी एट एवरी पॉइंट द स्लोप इज चेंजिंग, एट एवरी पॉइंट द स्लोप इज चेंजिंग. हर पॉइंट पे स्लोप बदल रहा है. तो अब सर ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन है, इसका हम अगर स्लोप निकालना चाहें तो कैसे निकालें? कुछ नहीं, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स होता है 2x. इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा इसको ना बड़े अच्छे से हम लोग एक्सप्लोर करते हैं. ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी आई थिंक, है ना. तो मैं इसको थोड़ा सा वाइप आउट करता हूँ ताकि मैं एक्स स्क्वायर पे फोकस कर सकूँ. ठीक है, तो मैं एक्स स्क्वायर पे आता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ अभी के लिए. ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन वाले स्लोप की बात हमने कर ही ली. इसके बाद अब हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे फोकस करते हैं. ठीक है, मैं उसको बनाता हूँ और देखते हैं. ठीक है, अब लेट अस से कि भाई ये जो है ये आपका ग्राफ है कुछ इस तरह का. ठीक है, और आपके पास जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई थी वो आ गई थी 2x. नाउ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x we get different values of dy by dx. For different values of x we get different values of dy by dx. You can put x equal to 0, जैसे ही रखोगे that will give you dy by dx equal to 0, यानी स्लोप 0. यानी स्लोप 0 पर इस कर्व के ऊपर स्लोप 0 आ रहा है यहाँ, यानी ये वाला जो पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट वो यहाँ होना चाहिए था. यानी ये ग्राफ को अगर हम अप्रोप्रिएट बनाए तो ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि उस पे स्लोप 0 वाला पॉइंट तो ये है और स्लोप 0 कहाँ आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे आ रहा है. दिस इज x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट. यहाँ पे स्लोप 0 आ रहा है, यानी ये ग्राफ हमें ऐसा, देखो हम एग्जैक्ट अगर स्केल के हिसाब से बनाएंगे तो ऐसा बनेगा. और भी चेंजेस आएंगे, मैंने तो जस्ट एक रॉ बनाया है. बट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्लोप. इफ यू विल पुट x इक्वल टू 1 यू विल गेट dy बाय dx इक्वल टू 2. इफ यू विल पुट x इक्वल टू -1 यू विल गेट dy बाय dx इक्वल टू -2. इट मींस कि x इक्वल टू -1 पे, यानी इस तरफ जाओगे तो निगेटिव स्लोप हो रहा है, इस तरफ जाओगे +1 पे तो पॉजिटिव स्लोप हो रहा है. So for different values of x you'll get different values of dy by dx. That is you can say the slope. यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट लिखना होगा हमें. ये इंपॉर्टेंट बात है. फॉर अ कर्व्ड ग्राफ, कर्व्ड, अब कर्व्ड किसी भी शेप का हो सकता है. फॉर अ कर्व्ड ग्राफ द स्लोप इज नॉट कॉन्स्टेंट at every point. The slope is not constant at every point. Very important. स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल उल्टा. स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट था या सेम था. यहाँ कर्व ग्राफ पे हर पॉइंट पे स्लोप इज डिफरेंट. ठीक है, ये बात समझ गई होगी आपको, ये बातें यहाँ आ गई हैं. तो आई थिंक वी शुड मूव विद द नेक्स्ट वन. ओके, अब थोड़ा यहाँ देखते हैं क्या देते हैं ये. चलो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ लिख रहा हूँ. यहाँ जो दिख रहे हैं ना आपको, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं. ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, ध्यान से लिखें. द स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट. ये तो वही बात आ गई जो हमने देखी. किसी भी कर्व के पॉइंट पे अगर स्लोप देखना है तो उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ, और जो टेंजेंट का स्लोप है, उस टेंजेंट का जो स्लोप है वही स्लोप उस कर्व
का उस पॉइंट पे है। मैं एक छोटा सा फिगर बना के भी दिखा देता हूँ भाई, कुछ नहीं है, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। लेट अस से दिस इज अ कर्व, दिस इज अ कर्व। आपको कर्व के इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है। बड़े आसानी से हम इसको देख लेते हैं, यहाँ ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट है मान लो, तो यहाँ पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी और ये जो टेंजेंट का ये वाला थीटा है ये लेना होगा थीटा। और इस पॉइंट का अगर आप स्लोप चाह रहे हैं तो आपको जस्ट इस टेंजेंट का स्लोप लिखना होगा tan ऑफ थीटा। एंड डेफिनेटली देखो ये एंगल जो है 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, यानी यहाँ आपको जो स्लोप मिलेगा दैट इज नेगेटिव स्लोप। यानी इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही इस पॉइंट का स्लोप होगा। यहाँ जो टेंजेंट का स्लोप है वही इस पॉइंट का स्लोप है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्लोप एट, ये वाले पॉइंट का नाम ए लिख देता हूँ, स्लोप एट पॉइंट ए इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। लो भाई ये एक बात हो गई। टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेस द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। व्हाट इज टेंजेंट? सो किसी भी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करने वाली जो लाइन होती है वो टेंजेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया, एक सर्कल बनाया, पी पॉइंट पे उसे टच कर रही है तो ये टेंजेंट हो गई। या एक कर्व बनाया, पी पॉइंट पे उसे टच कर रही है, टेंजेंट हो गई, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट की बात हो गई। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कॉन्स्टेंट। अरे बात ये तो हम पहले ही लिख चुके हैं, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कॉन्स्टेंट, यू नो दैट। भाई एक स्ट्रेट लाइन बनाई, इसके हर पॉइंट पे स्लोप देख लो कांस्टेंट। वेयर्स इन जनरल द स्लोप ऑफ कर्व एट एवरी पॉइंट इज डिफरेंट। ये बात भी हो गई। कर्व के हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट होता है, वो भी बातें हो गई। इन केस ऑफ कर्व वी आर कंसर्न विथ वेदर द स्लोप ऑफ कर्व इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब भाई हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट है कर्व के। अब इस बात पे फोकस करो कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यानी हर पॉइंट पे स्लोप जब हम देख रहे हैं डिफरेंट मिल रहा है तो वो इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है या डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। देखो बड़ा मजा आएगा इसमें, बहुत मजेदार चीज है। इसको थोड़ा छोटा करके साइड में रखता हूं, बड़ा मजा आएगा देखना अभी से। जैसे हमने बनाया एक ग्राफ, दिस इज y वर्सेस x, दिस इज अ ग्राफ, दिस इज अ कर्व। एज इफ यू नो कि भाई अब ये एक कर्व है, वाइट कलर दिखना चाहिए, इस पे शायद दिखेगा। तो ये कर्व है, मैं क्या करता हूँ देखो, दो पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट ये। सो लेट्स हैव अ टेंजेंट लाइक दिस। आई थिंक दिस इज नॉट द टेंजेंट, लेट्स हैव अ टेंजेंट लाइक दिस। इज इट विजिबल? एक पॉइंट लेते थोड़ा दूर और एक टेंजेंट बना देते ऐसी। देखोगे अगर यहाँ तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट ए, दिस इज फर्स्ट सेकेंड पॉइंट बी। अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, डेफिनेटली आप x में तो इंक्रीजिंग वैल्यू पे जाओगे ना, x में आप इस तरफ मूव करोगे ना, सो a से b की तरफ ही जाओगे। तो जब आप a से b की तरफ जा रहे हो, सो दिस इज समथिंग थीटा a, दिस इज समथिंग थीटा b, एंड यू कैन से थीटा a is less than थीटा b, and you can say tan theta a will be less than tan theta b, and you can say slope is increasing, slope is increasing. दिस इज द ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप। देखो ना मेरे हाथ को देखो, पहले ऐसा है, देखो यहाँ फ्लैट है कर्व, ऐसा है, स्लोप 0 एंड नाउ इट इज इंक्रीजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप इज 0 एंड नाउ इट इज इंक्रीजिंग, 0 इंक्रीजिंग, सो इट इज अ ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप। दिस इज अ ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप। हाँ, इसके अलावा क्या चाहिए आपको? इसके अलावा चाहिए डिक्रीजिंग स्लोप। इसके अलावा क्या चाहिए आपको? इसके अलावा चाहिए डिक्रीजिंग स्लोप। तो डिक्रीजिंग स्लोप का भी ग्राफ बना सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज सम y, दिस इज सम x, यू कैन हैव अ ग्राफ लाइक दिस, यू कैन हैव अ ग्राफ लाइक दिस, वेरी सिंपल। नाउ दिस इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कैसे है सर? बता देते हैं, बना लेते हैं, अभी 1 मिनट में बना लेते हैं, बड़ा आसान है, फटाफट बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहां देखोगे तो दिस इज अ पॉइंट and just draw a tangent like this, and again we have one more point, draw a tangent like this। यहाँ थोड़ा white में दिख नहीं रही होगी, I think I should change the color, ठीक है। सो यहाँ देख लेते हैं और इसको थोड़ा ऐसा बना देते हैं, ठीक है।
सो आपको दिख रहा होगा दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सम थीटा ए एंड दिस इज सम थीटा बी। एंड हियर यू कैन से पहले ज़्यादा है, थीटा ए बड़ा है, फिर थीटा बी छोटा हो रहा है, फ्लैट होते जा रहा है ना कर्व। सो थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी एंड यू कैन ऑल्सो से tan थीटा ए इज ग्रेटर देन tan थीटा बी एंड हेंस दिस कर्व इज ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप। ये कैसा है? हेंस स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग। सब लिख के रखो, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। स्लोप इज दिस, फॉर दिस ग्राफ स्लोप इज इंक्रीजिंग, फॉर दिस ग्राफ स्लोप इज डिक्रीजिंग। देख लो, पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, स्लोप इज डिक्रीजिंग। द टेंजेंट इज गेटिंग फ्लैटर, हियर द टेंजेंट वाज इनिशियली फ्लैट एंड इट इज नाउ गेटिंग स्टीपर। ये फ्लैट से स्टीप हो रही है, इसको क्या कहते हैं? फ्लैट से स्टीप हो रही है। ये क्या थी? स्टीप से फ्लैट हो रही है, स्टीप से फ्लैट हो रही है। जितना वर्टिकल के पास होगी उतनी स्टीप बोलते हैं उसको, स्टीप कर्व बोलते हैं, ठीक है। सो ये क्या थी? ये स्टीप थी, स्टीप से फ्लैट हुई, ये फ्लैट थी, फ्लैट से स्टीप हुई। फ्लैट से स्टीप हुई यानी स्लोप बढ़ रहा है, स्टीप से फ्लैट हुई यानी स्लोप घट रहा है। यहाँ पे फ्लैट होती चली जाएगी, यहाँ फाइनली स्लोप आ जाएगा tan थीटा 0, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप। आई थिंक यू हैव गॉट दिस पॉइंट। सो आगे बढ़ते हैं, चलो। इसके बाद क्या कहते हैं देखो इसमें। सो इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, आई थिंक विजिबल तो होगा ही। यहाँ क्या कहते हैं देखो, कंसीडर द फॉलोइंग कर्व। ये वही वाला कर्व है, मैंने बता दिया। चूज एनी 2 पॉइंट ऑन द कर्व। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। द स्लोप ऑफ द कर्व इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। द फाइनल कंक्लूजन इज दिस, द स्लोप इज इंक्रीजिंग। ओके, तो ये बातें आ गई। ये सब आपको लिखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट इट। या फिर ये वाला लिख लो जो मैंने लिखा है, ठीक है। ये इसी का शॉर्टकट है, यानी ईजीएस्ट वे में लिख दिया है मैंने, सिंपलेस्ट वे में लिख दिया है। आप इसको लिख सकते हैं, जो मैंने लिखा है वो लिख सकते हैं, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बाकी वहाँ पे फिर से हमें क्या बताया गया होगा कि डिक्रीजिंग स्लोप इज डिक्रीजिंग, ये भी मैंने बता दिया लास्ट वाले इसमें। यहाँ क्या बताया हमें? इंक्रीजिंग स्लोप का फिर से एक एग्जाम्पल बताया है। तो यहाँ देखोगे आप तो अल्फ़ा, अल्फ़ा के बाद ये बीटा, पर यहाँ देखना ज़रा, एम बी इज़ ग्रेटर देन एम ए, यानी यहाँ पे बी पे जो स्लोप है वो बड़ा है एम ए से। तो ये बड़ा एंगल दिख रहा है ना बीटा, इसलिए बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, सो एम बी इज़ ग्रेटर देन एम ए। क्योंकि एंगल बढ़ा तो tan की वैल्यू भी बढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि tan ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन tan ऑफ अल्फा, सो दैट इज द पॉइंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ए पे जो है अल्फा और बीटा पे जो ये जो बी पे जो एंगल है बीटा, तो इसमें अल्फा बड़ा है, ठीक है ना। तो फिर वही हो जाएगा कि ए का स्लोप बड़ा और बी का स्लोप छोटा। यहाँ पे आ गया देखो, ए का स्लोप बड़ा और बी का स्लोप छोटा, तो डिक्रीजिंग हो गया। इधर से ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यानी स्लोप कम होता जा रहा है। वही चीज़ है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, बना के रखें, थोड़ा बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा, बना के रखें अपने पास, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल्स हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लोप्स के, ठीक है। इसके बाद यहाँ आ जाए, तो यहाँ आ जाएंगे तो ये दिखता है देखो, ये उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है एक्चुअली। वी कंक्लूड दैट इफ द ग्राफ इज कॉनकेव अप, ये कॉनकेव, दिस इज कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है ना। कॉनकेव आपने थोड़ा था 10th में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या लाइट नाम का एक चैप्टर पढ़ रखा है, उसमें कॉनकेव ये शब्द आया। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव ऐसे केव टाइप का, स्कूल वाले बताते केव टाइप का। कॉनकेव अपवर्ड, दिस इज कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है। और कॉनकेव डाउनवर्ड, दिस इज कॉनकेव डाउनवर्ड, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ग्राफ इज कॉनकेव अप, द स्लोप इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे स्लोप बढ़ता हुआ रहेगा हमेशा, इसके लिए स्लोप हमेशा कम होता रहेगा। देखो यहाँ से कम होते होते फ्लैट हो जाएगा ना, यहाँ से बढ़ता रहेगा हमेशा बढ़ते बढ़ते, ठीक है ना। और यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बस इतना ध्यान रखें। द ग्राफ इज कॉनकेव डाउन, द स्लोप इज डिक्रीजिंग, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप इज कांस्टेंट। ये 3 बातें हैं, ये कंक्लूजन है कह सकते हैं आप इसका, कि भाई दिस इज द कंक्लूजन फॉर ऑल दिस थिंग्स व्हाट एवर वी हैव लर्न, ठीक है। तो दिस इज सिंपल थिंग, लिख के रखेंगे अपने पास। अब आता है मेन मुद्दा एरिया, अब आता है मेन मुद्दा है वो एरिया है, ठीक है ना। इस एरिया पे ध्यान दें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो एरिया वाला सिस्टम सिचुएशन है, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा हमें कि एरिया का क्या मैटर है। तो देखो जो एरिया है ना, हमें एरिया कभी कभी किसी ग्राफ में सिंपल शेप्स में भी मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई ग्राफ बना दिया मैंने ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा दिया हुआ है, तो आपको सबको दिखता है इट इज़ नथिंग बट अ ट्राइंगल।
तो यू कैन फाइंड इजीली एरिया ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज एरिया. यू कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया. बट समटाइम्स ट्रेपेजियम मिल जाता है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. याद रखना है ये. कभी कभी रेक्टेंगल मिलता है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कभी कभी स्क्वायर मिलता है तो लेंथ का स्क्वायर. आपको एरिया के फॉर्मूले एटलीस्ट आने चाहिए. तो एरिया आपको ट्राइंगल का पता है, ट्रेपेजियम का पता है, इलिप्स का नहीं पता है. इसको आप ना ऐसा हाईलाइट करके लिखे, पाई इंटू ए इंटू बी. ये बनाना पड़ेगा आपको अभी, क्योंकि 10th के स्टूडेंट के पास ये इलिप्स का एरिया नहीं होता. ये 10th के स्टूडेंट के पास नहीं होता. ये आप लिख के रखें, पाई इंटू ए इंटू बी. व्हाट इज ए? तो यहां दिया है, देखो, इलिप्स. इलिप्स का मतलब थोड़ा ऐसा बल्जी टाइप का शेप होता है. ठीक है, सबसे पहली बात. ये पूरा का पूरा सर्कल नहीं होता. अगर सर्कल होता तो 2a और 2b इक्वल होते. 2a जो है वो बड़ा है, मैं इसको कह देता हूं दिस इज अ मेजर एक्सिस. बड़ी है ना, इसलिए उसका नाम मेजर. तो छोटी वाली का क्या होगा? माइनर. ठीक है, और a और b उस एक्सिस का आधा है, यानी 2a है पूरा तो उसका आधा a हो गया, 2b है पूरा तो उसका आधा b हो गया. तो एक्चुअली पाई ए बी. अच्छा, इसको याद रखने का एक तरीका भी है. जैसे सर्कल होता है ना, सर्कल की हर तरफ रेडियस तो आ ही रहती है, यहाँ भी आर और यहाँ भी आर. तो इसका जो एरिया लिखते हैं आप सर्कल का, वो लिखते पाई आर स्क्वायर. पर यहाँ इसकी दोनों तरफ रेडियस सेम है, पर यहाँ इसकी रेडियस a है, इधर की रेडियस b है, तो इसका क्या बनेगा? पाई ए बी. याद रखने के लिए आसान है. सर्कल का क्या होता है? देखो ना, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर इंटू आर. अब इलिप्स में दो अलग रेडियस है, एक a है और एक b है, तो उसका क्या बनना चाहिए? पाई ए बी. याद रखने के लिए बता रहा हूं, तो ये याद होना चाहिए. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसकी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है? वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर ऐसा कोई शेप ना दिया हो, ऐसा कोई स्टैंडर्ड शेप ना दिया हो, तो कैसे निकालें? अगर ऐसा कोई स्टैंडर्ड शेप ना दिया हो तो आपको एरिया निकालने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. वो है इंटीग्रेशन, दैट इज़ इंटीग्रल y dx. एरिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ इंटीग्रल y dx. y यानी ग्राफ के y एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी, x dx यानी इसकी x एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी. सर ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, मैं बताता हूँ. ये आया कैसे है, हमको इसको समझना है. ठीक है, इसको समझते हैं, इसके ऊपर फोकस करते हैं. मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है. अब आपसे पूछा गया कि इसके अंडर जो एरिया है वो कितना है. किसी भी ग्राफ के अंडर एरिया पूछा जाता है, एरिया अंडर ग्राफ. इसका देखो, इसका नाम ही ये है, एरिया अंडर ग्राफ. इसको सोचो, अंडर यानी उस ग्राफ के अंदर कितना एरिया है. तो इस लाइन के अंडर का एरिया अगर पूछा जाए आपसे, तो आप क्या करोगे भाई? लाइन के अंडर एरिया यानी कौन सा एरिया? लाइन के अंडर एरिया कौन सा एरिया? देखो मैं बता देता हूं, लाइन के अंडर का एरिया यानी ये वाला एरिया. अभी तो आपके समझ में आता है कि यहाँ पे ये वाली x एक्सिस थी, यहाँ पे कुछ y एक्सिस थी, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ तो भी 8 दे दी, y की वैल्यू यहाँ पे कुछ तो भी 10 दे दी. तो आपको दिखता है कि ये वाली 10 दे दी, तो ये आपको दिखता है, ट्रायंगल के शेप का दिखता है ये. तो आपको पता है कि जो इसका एरिया होता है, जबकि ये ट्रायंगल के शेप का है, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? एक सेकेंड. इसका एरिया जो है, अरे हाँ, इसका एरिया जो है वो क्या होगा? एरिया इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ट्राइंगल है ना, इसका बेस कितना है? 8. हाइट कितनी है? 10. सर फटाफट से लगा देंगे, हाफ इंटू बेस यानी 8 इंटू हाइट लगा देंगे 10. इसको 2 से काटेंगे 4, 4 इंटू 10 करेंगे तो 40 आ जाएगा सर. यूनिट का स्क्वायर, कुछ तो भी यूनिट स्क्वायर आ जाएगा. एरिया है ना, इसलिए यूनिट स्क्वायर समथिंग. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको निकालने में, ये तो आ गया आपके पास फटाफट. पर दिक्कत तब आती है जब कुछ मामला ऐसा हो, देखो दिक्कत तो अब आएगी. अगर कोई ग्राफ ऐसा दिया हुआ और अब अगर इसके अंडर एरिया आपको निकालना है, दिस इज समथिंग y, दिस इज समथिंग x. अब क्या इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाओगे क्या? इसको तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं लगा सकते आप.
इसको तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं लगा सकते। कितना समय बचा है? 1 घंटा हो गया, 5 मिनट भी हो गया। अरे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो नहीं लगा सकते आप। तो मैं यही तुम्हें आज इस क्वेश्चन के साथ छोड़ देता हूं कि जब ऐसे कर्व हो, यहां तो तुम्हें सिंपल लिख दिया मैंने, शेप्स है ना, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया। क्योंकि देखो फिर वही बात, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे हमें ऑब्जर्वेशन पे चलना है ग्राफ की। एक तो एक्स और वाई एक्सिस पे कौन बैठा है, दूसरा एक्स और वाई एक्सिस पे जो बैठा है वो एक दूसरे के हिसाब से कैसे चेंज हो रहे हैं। पहला एक्स और वाई एक्सिस पे कौन बैठा है, दूसरा एक्स और वाई एक दूसरे के हिसाब से कैसे चेंज हो रहे हैं, और तीसरा उसका स्लोप यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और चौथा उसका एरिया। तो ये चौथे पार्ट पे हम लोग चल रहे हैं अभी, चौथा एस्पेक्ट एरिया, उस पर हमें डिस्कशन करना है। पर ऐसे फिगर्स का एरिया निकालना तो आसान है, अभी तो हमने निकाल ही लिया, बट व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ द कर्व्ड ग्राफ्स, व्हाट अबाउट द एरिया अंडर द कर्व्ड ग्राफ्स, सोचना। अगले वीडियो में बस वहीं से शुरुआत करेंगे। ये ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगले वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे और फिर हम करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर काम। तो टिल दैट टाइम विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड थैंक यू वेरी मच। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस थिंग, एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसे, इफ़ यू रियली अप्रिशिएट आवर वर्क। और अभी के लिए फिर यहाँ रुक जाएंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।